नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है स्वतंत्र भारत में राजनीति संबंधी पढ़ेंगे। कक्षा 12 के एनसीईआरटी बुक राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। जो स्वतंत्रता के बाद भारत में होने वाली राजनीतिक घटनाक्रम को हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यह राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारत में किन किन परिस्थितियों में या क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उस समय, उसकी चर्चा जो है इस बुक में की गई है। लगभग 60 सालों का देख सकते हैं हम लोग स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उस स्थिति में किन किन समस्याओं से घिरा हुआ था, क्या क्या समस्याएं आई थी, उसी के बारे में हमें जानकारी यहाँ प्राप्त होती है कि किस प्रकार से हम राजनीति जो है भारत की राजनीति आगे बढ़ी, उसका परिचय करवाया। आज़ादी के समय किस प्रकार से कार्य हुआ, कौन कौन सी चुनौतियां उस समय खड़ा थी, आज़ाद भारत में किस किस प्रकार की जो है समस्याओं का समाधान ढूंढा गया। इस चैप्टर में हम लोग किन किन टॉपिक्स को अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस अध्याय में देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या क्या थी, यानी कि राष्ट्र के सामने कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, उसी की चर्चा हम लोग यहाँ करते हैं। सबसे पहले परिचय, उसके बाद में है नए राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां, उसकी चर्चा होगी। 3 चुनौतियां थी: देश के एकता के सूत्र में बांधे रखना, लोकतंत्र कायम रखना तथा समानता पर आधारित विकास, यानी कि वह विकास जो सबके भले के लिए, सभी तबके को भला हो। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय विभाजन हुआ था और विभाजन के बाद विस्थापन हुए थे और पुनर्वास, यानी कि फिर से किस प्रकार लोगों को शिविर से घर बसाया जाए। और भी था सरकार रजवाड़े का विलय, उसमें होने वाली समस्या, सरकार का क्या स्थिति था, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर के साथ क्या समस्या हुई, राज्यों का पुनर्गठन जिसके अंतर्गत जो है भाषा के लिए किस प्रकार से राजनीतिक संघर्ष हुई। इन सारे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को इसका हम लोग आगे अब हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को अगर पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब हम लोग जो देखते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं आज कि दूसरा पुस्तक जो है स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 1 का राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हम लोग जो है क्या क्या पढ़ेंगे, इससे संबंधित क्या क्या घटनाएं घटी है, उसको हम लोग अध्ययन करते हैं पॉइंट्स वाइज। जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे दिए हुए सन 1947 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और इस आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया, जिसे विशेष नाम से जाना जाता है। वह जो है भारत जो है इतने दिनों के बाद आज़ादी जो प्राप्त हुई थी, इसका महत्व आप समझ सकते हैं। इसके लिए जो कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, लगभग 200 सालों के जो है वह गुलामी थी, उससे वह आज़ाद हुआ था, इससे छुटकारा मिला था। और संविधान सभा को जो है संशोधन किया, जो भाषण दिया गया था वह था भाग्य विधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिससे कहते हैं हम लोग ट्विस्ट विथ डेस्टिनी कहा गया था। यानी कि यह कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक विशेष सत्र को जो संबोधित किया था, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित बेड। तो यह जो है भाग्यवधु यानी कि सौभाग्यशाली वधु, शाली दुल्हन
देश की स्वतंत्रता की जो प्रतीक्षा, जो बहुत दिनों से, लंबी दिनों से, लंबे समय से जो उसका इंतजार था, उसका मिलन हुआ था। यथार्थ सौभाग्यशाली दुल्हन के साथ लंबे इंतजार के बाद मिलन की घटना हुई। तो देख सकते हैं आप, भारत आज़ाद हो गई, लेकिन आज़ाद होने के साथ साथ दो बातों पर यह सहमति हुई थी। और वह कौन कौन सी बात की सहमति हुई थी? वह था देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चला जाएगा, यानी कि देश का शासन हर हाल में लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। और दूसरा था सरकार सबके भले के लिए कार्य करे, यानी कि सरकार उस कार्य को करे जिससे कि सभी को लाभ हो। 1947 में हिंसा और त्रासदी का वर्ष था, एक ऐतिहासिक मगर खुशी और गम का दिन। लोगों के विस्थापन से होने वाले अनेक समस्याएं हुई थी। उस समय हमारा देश जिस परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था, वैसा अभी तक विश्व में ऐसा कोई जो है नहीं मिला था उदाहरण, जैसा भारत के साथ बंटवारे के साथ त्रासदी के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ था। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि 1948 का साल को अभूतपूर्व हिंसा और जो है कत्लेआम या दुखों का बड़ा साल था, गम का था। आज़ादी के साथ साथ हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है दुख हुआ था, हमें बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरे हुए थे। और हम नए चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। आज़ादी के बाद भारत के समक्ष जो है बहुत बड़ी चुनौतियां थी। 3 प्रमुख चुनौती थी। देश को एकता के सूत्र में बांधना, क्योंकि हमारा देश जो है बहुत बड़ा था, अनेक भाषाओं के साथ था, अनेक धर्म के लोग थे, बोली बोलने वाले लोग थे, संस्कृति वाले लोग थे। इसलिए सबको एक साथ बांधना, विविधता से भरा देश को किस प्रकार से एकजुट रखा जाए, क्या इतने दिनों तक एकजुट रह पाएगा? लोगों के मन में यह आशंका जो है, बहुत समस्या उत्पन्न हो गए थे। भारत एक रह पाएगा या भारत राष्ट्र के रूप में जो है एक साथ बंधे हुए रहेंगे, या फिर यह देश अंग्रेजों के सामने जो है यह बिखर जाएगा। तो इस तरह से देश की एकता और अखंडता को कैसे बरकरार रखा जाए, बहुत बड़ी थी। दूसरा था लोकतंत्र को कायम करना। लोकतंत्र जो है वह कायम करना, यानी कि भारत जो है संविधान जो बने थे उसमें मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता के जो है गुण को लिखा गया था, उसके अधिकार को लिखे गए थे। सार्वभौमिक मताधिकार का भी अधिकार दिया गया था। संविधान में सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाए और यह सुनिश्चित किया गया था कि संविधान के अनुसार ही भारत में सरकार चलाएगी, जो संविधान के अंतर्गत होगी, संवैधानिक तरीके से चलेगी, जब में सबके, समाज के सभी लोगों को जो है वह लाभ मिल सके। और तीसरा था हमारा समता पर आधारित विकास करना, यानी कि समाज के सभी लोगों का भला होना। समता पर आधारित विकास, सभी लोगों का विकास हो, किसी जो है सब विकास वंचित तबके हो या धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए, ताकि वह जो है बेहतर ढंग से काम कर सके। समस्या थी कि किस प्रकार से हमारा देश जो है वह काम कर सके, क्योंकि यह 3 चुनौतियां जो थी प्रमुख चुनौती थी, जिसे आप लोग हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं भारत की तत्कालिक चुनौती क्या थी। भारत का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ था, ये हम लोग देखे थे। 14-15 अगस्त को जब हमारा देश जो है आजाद हुआ था, तो एक अखंड देश के रूप में नहीं बल्कि एक साथ 2 राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे। भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए थे। माउंटबेटन योजना के तहत 14-15 अगस्त को विभाजन की घटना हुई थी। पीछे जाते हैं हम लोग तो मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत, आजादी के समय में ऐसी घटना हुई थी जिसमें 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य जो था
ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिम लोगों के बीच में जो है वह राष्ट्र भावना को अधिक से अधिक बढ़ावा देना और सरकार के सामने अपने अधिकारों को रखना। अंग्रेजों के पास था फूट डोलो और राज करो की नीति। इसके अंतर्गत उसने कभी भारतीय हिंदुओं को वह आगे बढ़ाया, तो कभी जो है मुस्लिमों को वह जो है सहायता बना किया, ताकि जो है वह विभाजन की मतलब की प्रक्रिया बनी रहे। फूट डालो राज करो वाले सिद्धांत पर वह कार्य करते रहा और हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो मतभेद उत्पन्न हुआ उसका परिणाम जो आया वह पाकिस्तान के रूप में हुआ। तो मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को प्रचार किया। इसके सिद्धांत के फलस्वरूप देश का विभाजन हुआ। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत 23 मार्च 1940 को लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास करके स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान की मांग की थी। कब? 23 मार्च 1940 को। इस सिद्धांत के अनुसार देखते हैं, भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों हिंदू और मुसलमानों का देश था, यानी कि दो अलग अलग समुदाय का देश है और जो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे एक देश में। इसी कारण लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की और अल्पसंख्यक मुसलमानों को जो है निश्चित रूप से खतरा है बहुसंख्यक हिंदुओं से, इसलिए उसे अलग राष्ट्र दी जाए। तो इसी के लिए जो है 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने जो है वह इसको जो है प्रस्ताव को पारित करके पाकिस्तान की मांग की। 16 अगस्त 1946 को लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही की दिवस मनाया, जिससे परिणाम स्वरूप भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए और अतः देश को अनावश्यक रक्तपात से बचाने के लिए विभाजन अनिवार्य हो गया। तो उस समय भीषण रक्तपात हुए थे दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह विभाजन की घटना जो थी वह एक अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। विभाजन को बचाने के लिए सांप्रदायिक दंगे से बचाने के लिए इस घटना था। विभाजन की प्रक्रिया जो थी वह बहुत ही कठिन प्रक्रिया थी, वह एक आसान प्रक्रिया नहीं थी। कि भारत का विभाजन किसके अंतर्गत हुआ था? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था। तो किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। लेकिन विभाजन आसान तो था नहीं। धार्मिक बहुसंख्यकों को बनाया गया था विभाजन का अधिकार, यानी कि जहां अधिक मात्रा में मुसलमान क्षेत्र थे वहां पे मुस्लिम कहलाएंगे, यानी कि पाकिस्तान कहलाएंगे, और जिस क्षेत्र में हिंदू जो थे वहां पे हिंदुस्तान यानी कि भारत कहलाएगा। लेकिन बहुत बड़ी समस्या थी कि भारत का बहुत बड़ा ऐसा इलाका था जहां बहुत ज्यादा संभव नहीं थे कि बहुत ज्यादा मुस्लिम थे या मुसलमान किसी एक क्षेत्र विशेष में ही जो है वह बसे हुए थे। यह पूरे क्षेत्र में बसे हुए थे और पूरे क्षेत्र में बसे हुए थे, इसलिए समस्या उत्पन्न हो गई। दो ऐसे क्षेत्र थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि पश्चिम का क्षेत्र जो मानचित्र में दिख रहा है और एक पूर्वी में पूर्व क्षेत्र में। तो यहां देख सकते हैं आप लोग, ये दोनों क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और दोनों दूसरे तरफ थे। इस कारण एक और समस्या थी कि किस प्रकार से इसे एक किया जाए। तो इस तरह से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में कहा गया और दोनों के बीच में भारत थी। तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कैसे जो है यह समस्या का समाधान ढूंढा जाए कि किस प्रकार से जो है वह एक दूसरे के साथ वह जो है समझौता करके मुस्लिम जो है दूसरे क्षेत्र में चले जाएं, दूसरे क्षेत्र में जा करके वह जो है अपना कार्य को करते रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। इसके कारण जो समस्या थी कि मुस्लिम जो है वह सब के सब जाना नहीं चाहते थे। अगली समस्या के रूप में वह थी ब्रिटिश इंडिया के जो है बंगाल का विभाजन, जहां बंगाल और पंजाब बहुल क्षेत्र जो थे वहां पे दोनों थे, यानी कि वह हिस्सा जो है मुस्लिमों और हिंदुओं के बहुसंख्यक आधार पर बहुत ज़्यादा थे और उसके आधार पर उस जिले में निचले स्तर के प्रशासन के आधार पर जब यह हुआ तो लंबी प्रक्रिया के माध्यम से होना था, जो कि ऐसा संभव नहीं हो पाया। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि तक लोगों को यह भी पता नहीं था कि हम लोग किस क्षेत्र में हैं, भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं।
अल्पसंख्यकों की जो समस्या थी दोनों तरफ थी, बड़े असमंजस में थे कि इनका क्या होगा, कल ये भारत में होंगे या फिर पाकिस्तान में होंगे या विदेशी कहलाएंगे, अपने ही क्षेत्र में वे विदेशी हो गए, यह एक अपने आप में समस्या थी। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान के साथ जो समस्याएं थी वह बहुत ही विकट परिस्थिति वाली समस्या थी। यह विकट परिस्थिति किस प्रकार की थी, तो यह समस्या थी कि किस प्रकार से लोग जो है वह अपने घर बार को छोड़ करके, अपने संपत्ति को छोड़ करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाएं। इसके कारण बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए, विस्थापन में शरणार्थी आए और इस शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हो गई। तो ये सारे समस्या जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में थे, जो विभाजन के फलस्वरूप हमें देखने को मिला कि बहुसंख्यक आबादी और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में किस प्रकार से जो है बंटवारा हो ताकि अधिक से अधिक हितों की रक्षा की जा सके। लेकिन यह विकट समस्या हो गई, बहुत ज़्यादा जो है विकराल रूप ले ली। अब हम लोग देख सकते हैं कि इसके कारण क्या हुए, परिणाम इसके क्या हुए। तो इसके परिणाम हम लोग देख सकते हैं, सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें बड़ी संख्या में जो है लोग जो है वह क्या किए, सांप्रदायिक दंगों में मारे गए लोग, संपत्ति के बंटवारा की समस्या हुई, शरणार्थियों की समस्या हुई, अल्पसंख्यक समुदायों की समस्या हुई। तो इस तरह से यह समस्या जो है लगातार देखने को मिली, जिसमें सांप्रदायिक दंगे के अंतर्गत यह देखा गया कि बड़ी बेरहमी से लोग एक दूसरे को मार रहे थे। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर जो है वह सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो चुके थे दोस्तों। तो इस तरह से वो आज़ादी की कल्पना आप करते हो तो यह किस प्रकार से आज़ादी मिली थी, लोग कितना खुशियां मना पाए होंगे आप खुद सोच सकते हैं। तो उस समय बहुत समस्याएं हुई थी हमारे देश में। उस समय लोग जो थे किस प्रकार से अपने घर को छोड़ करके विस्थापितों के रूप में, शरणार्थियों के रूप में दूसरे क्षेत्र में चले गए। करीब 80 लाख जनता का दोनों देशों में विस्थापन हुआ था। भारी तादाद में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान अपनी संपत्ति छोड़ करके चले गए। ऐसे उन्हें भोजन, पानी और अन्य सुविधाओं का इंतजाम जो है शरणार्थी कैंपों में हुआ। उस समय लाल किला जो है बड़े शरणार्थी कैंप के रूप में भारत में विकसित हुए। बहुत सारे लोगों को जो है बेरहमी से मार दिया गया। बहुत सारे लोग जो है जौहर प्राप्त कर गए, यानी कि महिलाएं स्वयं को अपने आप को मार ली। बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन कर लिए। तो इस तरह से बहुत समस्याएं हुई और इस समस्या के कारण आज़ादी जो है वह हमें बिल्कुल जो है शांतिपूर्ण या खुशियों से भरा हुआ नहीं था। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, गांधी जी बंगाल के नोआखली में सांप्रदायिक दंगे शांत करवाने में लगे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि देश जो है आज़ाद हुआ है, यह लोग जो है दंगे में जो है मारे जा रहे हैं, इनको किसी भी प्रकार से समझाया जाए। अनुमान के मुताबिक 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे, उसमें बेरहमी से कत्ल कर दिए गए थे उनके। तो ये सारी समस्याएं जो है हमारे देश के साथ हुई थी उस समय, जो कि एक कल्पना से परे था। विस्थापित लोगों के साथ किस प्रकार से सरकार जो है वह व्यवहार करेगी कि वह जल्दी से जल्दी अपने जो है जीवन की शुरुआत कर सकें, ये भी एक बड़ी समस्या थी। जो विस्थापित लोग जो आए थे यहाँ पर या यहाँ से लोग पाकिस्तान की ओर गए थे, उनके साथ तो और दयनीय स्थिति थी। उन्हें पता नहीं था किस प्रकार से उनका जीवन यापन होगा आने वाले समय में। अपने ही क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है एक दूसरे से डरने लगे। बहुसंख्यक आबादी वाले हिंदू क्षेत्रों में मुस्लिम लोग नहीं जाते थे, जबकि मुसलमान के बहुसंख्यक क्षेत्र वाले में जो है वह हिंदू लोग वहाँ जाना बंद कर दिए। पंजाब में इसी तरह से सिख बहुल क्षेत्र था, वहाँ पे हिंदू या मुस्लिम कोई भी जाना पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह से सांप्रदायिक दंगे के बहुत भयानक परिणाम हुए। पुनर्वास और विस्थापन इसका जो है वह एक जो है वह पुराना थी, क्या बोलते हैं उसको, कि एक परिणाम आया, भयंकर परिणाम आया भारत में। और इसके कारण भारत जो है इस त्रासदी से किस प्रकार से निकला यह तो आने वाले समय बताएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें समस्याएं हुई इस सांप्रदायिक दंगे के कारण, विस्थापन या शरणार्थियों की समस्याओं के कारण। क्योंकि ये सारी समस्याएं जो हैं वह हमारे देश में उस समय देखने को मिल रही थी और लोग जो है वो सांप्रदायिक दंगे से, त्रासदी से झेल रहे थे। इस चुनौती से किस प्रकार से सामना किया जाए,
विस्थापन के समय जो गंभीर मानसिक वेदना जो आई थी उसकी भरपाई तो कभी की नहीं जा सकते। कई फिल्मकार, साहित्यकार इस मानसिक वेदना को साहित्यकार जो है वह बताने का प्रयास किया था। गर्म हवा नाम की एक फिल्म में एक जो है फिल्मकार ने बताया था कि भारत पाकिस्तान में किस प्रकार की घटना घटी थी, और उसी तरह से तमस में भी दिखाया गया था किस प्रकार से नरसंहार हुए थे। बहुत ही मार्मिक और संवेदना को दिखाया गया कि भारत में उस समय किस प्रकार से ये समस्या उत्पन्न हुई थी, लोग किस प्रकार से किस क्षेत्र से गुजरे थे, किस विकट परिस्थिति से गुजरे थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है संपत्ति का बंटवारा, और संपत्ति के बंटवारे में था वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्र तक का बंटवारा हुआ था। सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा था। दोनों देशों ने किसी भी तरह से अपने दायित्वों को निभाया। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देकर के कुर्सी, टाइपराइटर आदि तक का भी बंटवारा किया। और अल्पसंख्यकों की तो समस्या थी ही, इसका परिणाम था। भारत सरकार द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के पक्ष में थी। भारत में विभाजन के पश्चात भी 12% मुस्लिम आबादी थी, और भारत सरकार ने स्वयं को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करने की नीति पर बल दिया था। लेकिन पाकिस्तान जो है वह एक जो है इस्लामिक कंट्री के रूप में आया, जिसके कारण वहाँ हिंदुओं के साथ जो है किस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, ये कैसे उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। और भारत में बहुत सारे मुस्लिमों को कह सकते हैं कि भारत सरकार जो है सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के पक्ष में थी, किसी भी धर्म वाले थे। भारत को तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित कर धार्मिक संरक्षण तो देने का प्रयास किया गया था। किसी भी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, दूसरे को हीन नहीं समझा जाए। तो भारत के राष्ट्र निर्माता इसके बहुत बड़े हिमायती थे। एक संविधान में इसका चर्चा की कि किस प्रकार से भारत एक धर्मनिरपेक्ष है और किस प्रकार से सभी धर्मों को रक्षा की जाए। तो भारत के सामने किस किस प्रकार की चुनौती थी, किस किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा किए। मुख्य रूप से विस्थापन, पुनर्वास, विस्थापन के परिणाम, विभाजन कैसे हुए और विभाजन किन परिस्थितियों में हुए, किस योजना के अंतर्गत हुए, सांप्रदायिक स्थिति क्या उत्पन्न हुई, ये सारे चीज़ों को चर्चा किए। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे भारत के विभाजन से संबंधित, विकास से संबंधित। धन्यवाद।